बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें नंबर फर्स्ट पर है डन बेस वीज़ा वर्सेस फाइल प्रिपरेशन, यानी हमें अपने वीज़े को डन बेसिस पर लगवाना चाहिए या कि प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अप्लाई करना चाहिए। मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो कि यूके विजिट वीज़ा के बारे में थी, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि आप हमारा जो केस है वो डन बेस के ऊपर तैयार करें, लेकिन मैंने उन्हें मना किया और उन्हें बताया कि वो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं प्लानिंग करके तो अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है मेन रीजंस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेन रीजंस होती हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल की। वीज़ा रिफ्यूज़ल की बहुत सारी वजूहात होती हैं जो वेरी करती हैं केस टू केस, लेकिन जो मेन रीजंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है बेनिफिट्स ऑफ कंसल्टेशन, यानी कि अगर आप हमारे साथ कंसल्टेशन करते हैं तो उससे आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कि कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। अगर आपने यूके विजिट वीज़ा के बारे में हमारी वीडियो देखनी है तो वो आप ऊपर आई कार्ड पर वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत सारे लोग लाइफ में शॉर्टकट्स लेने के आदी होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा करने से उनके टाइम की बचत हो जाएगी, लेकिन इनफैक्ट वो अपना टाइम और पैसा दोनों को बर्बाद करते हैं। तो हमेशा प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अपना काम करना चाहिए। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपका टाइम और आपका पैसा दोनों की आपकी बचत होगी और आप दिली तौर पर मुतमिन भी होंगे कि आपने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम किया है। और नेक्स्ट ये कि वाई पीपल चूज़ डन बेस वीज़ा। अच्छा, डन बेस वीज़ा ज़ाहिर बात है वही लोग चूज़ करेंगे जिनके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं होते। किसी के पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, किसी के पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, किसी के पास इनविटेशन लेटर नहीं होता, या बहुत सारे लोगों के जो प्रीवियस वीज़ास होते हैं वो रिफ्यूज़ होते हैं। उन्हें लगता है कि अब अप्लाई करेंगे तो वीज़ा नहीं लगेगा, तो ये सोचते हैं कि इससे बेहतर है कि हम नेक्स्ट अप्लाई करें, हम डन बेस वीज़ा पे वीज़ा लगना दे देते हैं। वीज़ा लग गया तो ठीक है, तो नहीं लगेगा तो हमारे जो पैसे हैं उनका नुकसान नहीं होगा। उनकी ये सोच होती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ, किसी अच्छे ट्रैवल एडवाइज़र के साथ आप मिलते हैं तो आई थिंक वो आपका जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप अपना केस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप इतना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ टाइम होता है जो आपको एडिशनल लगता है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे ट्रैवल कंसल्टेंट से मिलें ताकि वो आपका जो केस है उसे स्ट्रॉन्ग करे और देन आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई करें। आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है डन बेस वीज़ा के ऊपर, आपको इसका लिंक ऊपर मिल जाएगा आई कार्ड पर और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। मेन रीजन ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। वीज़ा रिफ्यूज़ल की जो रीज़न है वो डिफरेंट होती है, केस टू केस ये वेरी करती हैं, लेकिन जो मेन इसकी वजूहात हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल की वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो नंबर फर्स्ट पर है वो है जी कि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता कि आप अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल टाइज हैं आपकी होम कंट्रीज के साथ तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लाइक आपके पास अगर अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपका अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, आप प्रॉपर्टीज आपके नाम पर नहीं है, गाड़ियाँ आपके नाम पर नहीं है, सेविंग्स अकाउंट नहीं है, इंश्योरेंस आपके नाम पर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक इम्प्रेशन देती हैं कि आप अपनी कंट्री में वेल ऑफ नहीं हैं और आप वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए आपकी फाइनेंशियल टाइज नहीं है तो चांसेस ये होते हैं कि आपका जो वीज़ा वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। नंबर सेकंड है कि यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप टाइज विद योर होम कंट्री। लाइक अगर आप शादीशुदा हैं और बीवी बच्चे हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है और ये इस चीज़ का एक इम्प्रेशन होता है कि आप वापस अपनी कंट्री में आएंगे। अगर आप सिंगल हैं, आपकी एज 22 है, तो वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता कि आप वापस आएंगे, ठीक है ना। वो प्रेफर करते हैं कि
जो लोग जिनके ऊपर कुछ फैमिली की बॉन्डिंग्स हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो लोगों को वीज़ा दें। नंबर जो थर्ड है वो है अनजस्टिफाइबल रीज़न ऑफ योर विज़िट, यानी कि आप जो रीज़न दे रहे हैं ट्रैवल की, अगर उसमें जस्टिफिकेशन नहीं है तो इस बेसिस पर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। लाइक अगर आप टूरिज़म के लिए जाना चाह रहे हैं और आपने प्रीवियसली नियर बाई कंट्रीज़ हैं उनका विज़िट नहीं किया हुआ, तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ का स्ट्रेट वे विज़िट करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ सोचेगा कि आपके जो करीब कंट्रीज़ थी जिनमें दुबई हो गया, बाकू और मालदीव, श्रीलंका और नेपाल और आप इसी तरह से मलेशिया और थाईलैंड, तुर्की, अगर ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये आपके नियर बाई कंट्रीज़ हैं और इन पर अगर आप विज़िट करते हैं, इन कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी काम आते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर सोचता है कि इसने अपने जो करीब की कंट्रीज़ थी उन्हें तो विज़िट की या नहीं और सीधा ये हमारी कंट्री में आना चाहता है, तो उसे डाउट होता है कि आप वापस नहीं जाएंगे, तो इस बेसिस पर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। देन है कि आपके जो स्टेटमेंट है अगर वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है तो या उसमें कोई अनक्लियर ट्रांजैक्शंस हैं जो वीज़ा ऑफिसर कहता है कि ये आपने सिर्फ इसलिए ट्रांजैक्शंस करवाई हैं कि आप शो कर सकें कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो वो इस चीज़ को वो बड़ी क्लियरली समझ जाते हैं। प्रॉपरली मेंटेन्ड से मुराद ये है कि अगर आपके अकाउंट में एवरी मंथ आप सैलरीड पर्सन हैं तो अगर आप प्रॉपरली आपकी अकाउंट में एवरी मंथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो ठीक, अदरवाइज़ किसी मंथ आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, किसी मंथ सैलरी नहीं आ रही, तो ये एक डाउट क्रिएट करती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपके अकाउंट में प्रॉपर जो है वो ट्रांजैक्शंस नज़र आनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, ये नहीं कि एक माह आपके अकाउंट में बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शंस हों और जो पिछले 2 माह थे उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम हुई। और नंबर 5 पर है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री का स्ट्रेट वे अप्लाई करेंगे ट्रैवल विज़िट वीज़ा, तो और अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इस बेसिस पर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और समटाइम्स आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल इस वजह से होता है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं होता। और नंबर 7 है जॉब बिजनेस प्रूफ इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपकी जॉब या फिर आपका जो बिज़नेस है वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि वो फेक है, लाइक बहुत सारे लोग जो हैं वो एनटीएन बनाते हैं, जिन दिनों में उन्होंने अप्लाई करना होता है उन्हीं दिनों में वो अप्लाई करते हैं एनटीएन के लिए, उन्हें एनटीएन भी मिल जाता है और 1 साल की वो बना लेते हैं, जो रिटर्न होती है वो भी बनवा लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है जितना बिज़नेस आपका पुराना होगा तो वो पता चल जाता है। 1-2 साल अगर आपने अभी ये काम किया है तो इट मीन्स कि आपका जो केस है वीज़ा ऑफिसर भी समझ रहा होता है कि आपने अभी ये काम किया है, पिछले 2-4 माह में आपने ये काम किया है वीज़ा लगवाने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसमें देखें ये आपके एक करियर का मसला है, आपके फ्यूचर का जो ना एक मसला है, आपका फ्यूचर इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो नेवर सेव मनी फॉर सीकिंग करियर एडवाइस। कभी भी कंजूसी ना करें अपने करियर के बारे में। अगर आपको एक अच्छा मशवरा चाहिए तो आप उसके ऊपर इसको आप सीरियस लें और किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ इसको डिस्कस करें। मुझे हैरानगी तब होती है कि लोग 20-20 लाख डन बेस वीज़ा पर लगाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंट से ये नहीं पूछते कि भाई आप हमारा केस डिस्कस करो हमारे साथ और हमें बताओ कि हमारे लिए क्या जो बेस्ट रहेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे जाके आप मशवरा नहीं करते बल्कि उसको कहते हैं कि भाई हमारी सर्जरी कर दें, सीधा आप उसको कहते हैं कि हमारी सर्जरी करें। चाहिए तो ये था कि आप उसे बोलते कि सर आज हम आपके पास आए हैं कंसल्टेशन के लिए, आप हमें बताएं कि हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। हो सकता है वो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे और आप मेडिसिन से ठीक हो जाएं। तो लेकिन हमारी आदत है कि हम चाहते हैं कि आप हमसे पैसे भी ज़्यादा लें और हमें जिस्मानी तकलीफ़ भी ज़्यादा दें। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो प्रॉपर एक लोग करियर एडवाइस लेते हैं, राइट जो पाथ है वो चूज़ करते हैं, कंप्लीट जो है वो रिसर्च वर्क करके प्लानिंग करके देन वो प्रोसीड करते हैं। और जो हमारे यहाँ वो टोटली डिफरेंट है। हम लोग
पहले डिसाइड करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि हमने ये काम करना है। तो जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है डन बेस वीज़ा की, तो हम कंसल्टेंट को जाके शुरू में कहते हैं कि भाईजान हमने डन बेस पे अपना काम करवाना है, तो इसके आप कितने पैसे लोगे, ठीक है ना। आप उस चाहिए तो आपको ये कि आप उसे जाके बोलें कि सर ये मेरा सारा सिनेरियो है, आप मेरे साथ डिस्कस करें, आपकी जो कंसल्टेशन के जो चार्जेस हैं वो मैं आपको पे कर देता हूँ, फिर मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। लेकिन हम इसके बरक्स टोटली डिफरेंट चलते हैं। शुरू में उसे कहते हैं कि जी आप हमारा जो काम है वो डन बेस पे करें। कंसल्टेशन का प्रोसेस हमारा कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करते हैं कंसल्टेशन के दौरान, तो इसका जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। हमारी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम एक कोई सूटेबल टाइम डिसाइड करेंगे जिसमें आपकी हमारे साथ एक डिस्कशन होगी, डिटेल डिस्कशन होगी फ़ोन पर, या फिर अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो ऑफिस में भी आकर वो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। कंसल्टेशन में हम आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम असेसमेंट करेंगे कि आपके वीज़ा के चांसेस कितने हैं। अगर आपके वीज़ा के चांसेस हैं तो हम फौरी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो अप्लाई करेंगे, अगर केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या प्लानिंग करनी है आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसमें आपके जो सिचुएशन है इसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। और अगर आपके लिए वो कंट्री जिसके लिए आप जाना चाह रहे हैं अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है इस वक्त, तो मैं आपको दूसरी कंट्रीज़ के ऑप्शंस दूंगा कि इसको अभी छोड़ दें, दूसरी कंट्रीज़ जो हैं आप वहाँ पर अप्लाई करें। पहले आप उन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लें, देन फिर हम देखेंगे। तो लाइक अगर आप यूके का वीज़ा आपको मिलने के चांसेस कम हैं तो आप यूरोप के किसी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा जिस वक्त आपका मैं केस पर्सनली डिस्कस करूँगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से आपका जो केस है वो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस सारे काम के लिए कुछ एक तो आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो ज़रूर मिल जाएगा। यूके विज़िट वीज़ा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप इसके जो मुकम्मल प्रोसेस है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पूरी तफसील आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और जो डन बेस वीज़ा क्या होता है, या हमें डन बेस वीज़ा लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, इसके मतलब भी मैंने एक बड़ी कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है। ये थंबनेल्स आपके सामने हैं, तो इनके लिंक्स आपको ऊपर आई कार्ड पर भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। इनको आप ज़रूर देखिएगा जिससे आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।